जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतियोगी क्लासेस में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग 8 का पार्ट में देखने वाले हैं विसर्ग संधि को। विसर्ग संधि में हम देखेंगे कि विसर्ग संधि कैसे बनते हैं, उसके सारे नियमों को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले विसर्ग संधि में क्या होगा, जब भी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होगा, विसर्ग का मेल जब किसी स्वर या व्यंजन से होगा और इनके मेल से अगर कुछ विकार उत्पन्न होगा, उसे हम बोलेंगे क्या, विसर्ग संधि। जैसे कि हम लोग पहले वाले नियम को देखते हैं कि अगर विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले कंठ स्वर हो। अब कंठ स्वर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो कंठ स्वर क्या होता है, आ और आ। तो अगर विसर्ग के पहले कंठ स्वर हो और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण हो, सघोष वर्ण आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं। तो इसको हमने पहले भी देख लिया है। सघोष वर्ण में क्या होते हैं, आ से लेके आह तक सारे स्वर आते हैं। उसके बाद जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन, तो व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण वह होता है सघोष में। और या से या, रा, ला और वा और हा, ये भी चीज़ें किस में आती हैं, सघोष वर्ण में आती हैं। तो जब भी विसर्ग के पहले कंठ स्वर हो और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण हो, तो विसर्ग जो विसर्ग रहता है, ये चीज़ें ये गायब हो जाती है और उसके स्थान पर क्या आ जाता है, ओ आ जाता है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कंठ किसे बोलते हैं, कंठ स्वर किसे बोलते हैं, और वो सघोष वर्ण किसे बोलते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। मनोहर, मनोहर है तो मनः धन हर। अब मनः धन हर में आप देखेंगे यहाँ पे अ, तो ये विसर्ग हो गया और उसके पहले यहाँ पे क्या है, ना। ना को आप अगर विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, आ, मतलब कंठ स्वर है। तो विसर्ग के पहले कंठ स्वर है और विसर्ग के बाद में देखिए यहाँ पे हा है, और हा किस में आता है, सघोष वर्ण में आता है। तो जब भी विसर्ग के पहले कंठ स्वर और विसर्ग के बाद में अगर सघोष वर्ण मिले, तो वह विसर्ग हट जाता है और विसर्ग की जगह पे क्या आता है, ओ आ जाता है। वैसे आप इसको भी देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे नियम की ओर। तो जब भी विसर्ग के पहले आ मतलब सघोष कंठ स्वर ना हो, अगर विसर्ग के पहले कंठ स्वर ना हो, उसके अलावा क्या हो, ई उ से लेके ओ तक हो, है ना। मतलब अगर वहाँ पे कंठ स्वर ना हो और विसर्ग के बाद में उ या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, या फिर आप उसे क्या बोल सकते हैं, सघोष वर्ण। तो अगर विसर्ग के पहले आ के अलावा, देखिए पहले में क्या था, आ होना चाहिए, मतलब कंठ स्वर होना चाहिए। मतलब दूसरे वाले में क्या है, कंठ स्वर नहीं होने चाहिए। तो विसर्ग के पहले कंठ स्वर ना हो और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण हो, तो वह किस में बदल जाएगा, र में बदल जाता है। वह जो विसर्ग रहता है वह र में बदल जाता है। देखिए अगर इसको आप समझना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, व है, व के बाद क्या है, ई है। तो यहाँ पे कंठ स्वर नहीं है, यह क्या है, यह तालव्य स्वर है ना। तो ये तालव्य स्वर और विसर्ग के पहले तालव्य स्वर और विसर्ग के बाद में देखिए यहाँ पे सघोष वर्ण है। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। तो जब भी विसर्ग के पहले तालव्य या फिर ओष्ठ या फिर मूर्धन्य स्वर हो और विसर्ग के बाद में सघोष वर्ण हो, तो वह विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के बाद में वहाँ पे रा जुड़ जाएगा, विसर्ग के जगह पे रा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आ, वी, धन, भाव, यहाँ पे रा जुड़ जाता है। वी मतलब यहाँ पे जो विसर्ग था, विसर्ग की जगह पे रा जुड़ जाता है। और आगे जैसे आप इसको भी समझ सकते हैं, विसर्ग के पहले उ है और यहाँ पे उ है, तो हमारा नियम क्या बोलता है, उ होना चाहिए या फिर सघोष वर्ण होने चाहिए, सघोष व्यंजन होने चाहिए। तो वहाँ पे रा आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नियम की ओर। यह भी आसान सा है। अगर किसी विसर्ग के पहले स्वर हो और किसी विसर्ग के बाद में चा, छा और सा हो, क्या, देखिए अभी तक क्या बात हो रही थी, सघोष वर्ण बात कर रहे थे। सघोष वर्ण में क्या आते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इस तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण के बारे में बात हो गई। अब जब बात होने वाली है विसर्ग के बाद में किसकी बात होगी, पहले और दूसरे वर्ण की, है ना। तो जब जैसे कि अगर विसर्ग है और विसर्ग के बाद में चा, छा या सा आए, तो विसर्ग समाप्त हो जाएगा और उसके जगह पर सा आ जाता है। क्या आ जाता है, सा से सलचम वाला सा। जैसे निश्चल, आप देखेंगे तो जब इसका विसर्ग करेंगे निह,
धन छल है। यहाँ पे स्वर कोई भी हो सकता है और उसके बाद में अगर चा छा सा आए तो वह विसर्ग समाप्त हो जाएगा। विसर्ग की जगह पे सा आ जाता है, कौन सा, सलजम वाला सा। अब अगला नियम क्या है, अगर विसर्ग के पहले ई या ऊ हो, क्या ई या ऊ हो और विसर्ग के बाद में अघोष वर्ण हो, अघोष वर्ण मतलब पहले और दूसरे अघोष वर्ण हो, तो वह विसर्ग किस में बदल जाता है, स से षटकोण वाले स में बदल जाएगा। क्या उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, विसर्ग के पहले में ई या ऊ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में अघोष व्यंजन होने चाहिए, अघोष व्यंजन होने चाहिए। तो वह किस में बदल जाएगा, षटकोण में बदल जाता है। जैसे कि निधन कपट, निष्कपट, निष्कपट को आप क्या बोलते हैं, निधन कपट। यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के पहले ई है और विसर्ग के बाद में अघोष वर्ण है, अघोष व्यंजन है, तो निष्कपट हो गया। ऐसे ही ये वाला भी है। अब हम लोग अगले नियम की ओर चलते हैं। अगला नियम क्या है, विसर्ग के पहले कंठ स्वर होने चाहिए, कंठ स्वर मतलब अ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में क्या होना चाहिए, का, ता, पा। इस अगर वर्ण आते हैं, मतलब देखिए अभी कौन से वर्ण आ रहे हैं, या तो पहला वर्ण आ रहा है या फिर दूसरा वर्ण आ रहा है, मतलब सघोष नहीं अघोष वर्ण आ रहे हैं, अघोष व्यंजन आ रहे हैं। जब अघोष व्यंजन आते हैं तो आप क्या करेंगे, उसमें स, देखिए यहाँ भी स है, यहाँ भी स है, यहाँ भी स है, तो अगर स वाली चीज़ें दिखती है मतलब वहाँ पे जरूर अघोष व्यंजन आया है, अघोष व्यंजन आया है। इस लाइन को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर विसर्ग के पहले कंठ स्वर हो और विसर्ग के बाद में का, ता और पा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके जगह पे सासु सरोता वाला सा आ जाता है। जैसे कि नमस्ते, नमः धनते, नमः धनते, नमस्ते। भास्कर, भा भा धन कर, भास्कर। यहाँ पे देखिए विसर्ग का लोप हो गया और विसर्ग के जगह पे क्या आ गया, सा आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। 5 नियम हैं जो विसर्ग संधि को बताते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर।